दोस्तों, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का नाम सुनते ही दिमाग में दो चीजें आती हैं, तेल या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वॉर्स। पिछले करीबन 100 सालों से मिडिल ईस्ट किसी न किसी वॉर या कन्फ्लिक्ट का शिकार रहा है। चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, पैलेस्टीन इजराइल इशू हो या फिर यमन सिविल वॉर हो, हर वक्त मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें बहुत से प्लेयर एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे हैं। पर सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में अभी तक पीस क्यों नहीं आ पाई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस इंस्टेबिलिटी से भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इस सवाल को जानने के लिए हमें करीबन 125 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब आज के मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स को डिसाइड किया गया और यहीं से सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। कई 100 साल पहले तक पूरे मिडिल ईस्ट को टर्किश ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल करता था। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच ये एम्पायर हंगरी से लेकर यमन तक फैला हुआ था। इस सारे किंगडम में हर तरह के लोग रहते थे, जैसे ज्यूज, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, अरब एंड कुर्द। लेकिन फिर 19th सेंचुरी के बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया और यही वह वक्त था जब ब्रिटिश एम्पायर एशिया के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा था। ब्रिटिश एम्पायर को सबसे बड़ा खतरा इसी ऑटोमन एम्पायर से था, बिकॉज उसके कंट्रोल को एशिया से यूरोप तक पहुंचने में बड़ी रुकावट यही ऑटोमन एम्पायर थी। इसका तोड़ करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मिडिल ईस्ट पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। सबसे पहले 1820 में ब्रिटिश एम्पायर ने यूएई के साथ एग्रीमेंट किया, फिर 1839 में यमन, 1861 में बहरीन और फिर 1888 में इजिप्ट के साथ एग्रीमेंट किया और इन सारे एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लिया। इजिप्ट का कंट्रोल आते ही ब्रिटिश के हाथ में सुएज कैनाल का कंट्रोल आ गया और उनके लिए ऑटोमन एम्पायर को अवॉइड करके एशिया तक पहुंचने का काम बहुत ही आसान हो गया। ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देख रही थी और वो जानती थी कि ब्रिटेन का ये बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए 1914 में शुरू होने वाली वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया और यही वो वक्त था जब ब्रिटेन और फ्रांस ये डिसाइड कर चुके थे कि अब इस ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करना है। और इस प्लान के लिए फ्रेंच और ब्रिटेन एम्पायर ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था साइक्स-पाइको एग्रीमेंट। साइक्स-पाइको एग्रीमेंट 1960 के तहत पूरे ऑटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया अंडर स्मॉल टेरिटरीज। जैसे कि आप देख सकते हो, ऑरेंज वाला पोर्शन रशियन कंट्रोल में चला गया, ये ब्लू और स्काई ब्लू वाला एरिया फ्रेंच कंट्रोल में, और यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टीनी वाला जो एरिया था इसको थर्ड इंटरनेशनल बॉडी को दे दिया गया। तो इस तरीके से पूरा ऑटोमन एम्पायर जो था उसको पूरा खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है यहाँ पे याद रखने की वो ये कि इतनी डाइवर्स एथनिसिटी होने के बाद भी, इतनी सारी लैंग्वेजेस और कल्चर होने के बाद भी इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया व्हाइल डिवाइडिंग ऑल दीज टेरिटरीज, और इसका पूरा खामियाजा आज पूरा मिडिल ईस्ट भुगत रहा है और इसी की वजह से वहां पे मेजर वॉर्स जो है आज के टाइम तक भी होती आ रही हैं। अब वेस्ट एशिया में चल रहे इस पूरे टर्मोइल के कुछ की प्लेयर्स हैं और उन सभी के अलग अलग डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव हैं। एक बार जानते हैं कि आखिर वो सब चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले आपने इजराइल और हमास का एक बहुत बड़ा युद्ध देखा। तो इसमें क्या हुआ था पूरे युद्ध के अंदर कि यहाँ पे इजराइल जो है हमास को खत्म करना चाहता था और साथ ही दूसरी ओर देखें हमास, तो हमास इजराइल की पॉलिसीज और एक्शंस को चैलेंज करना चाहता था वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर। वहीं दूसरी ओर है फिर आपका ईरान जिसे एंटी इजराइल कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे इस्लामिस्ट ग्रुप जैसे कि हमास, इस्लामिस्ट जिहाद, हिजबुल्लाह, हुतीज और शिया मिलिटेंट्स ऑफ इराक एंड सीरिया भी शामिल है। ईरान बेसिकली चाहता क्या है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है इस पूरे एरिया के अंदर और वहीं वो यूएस और इजराइल को यहाँ पे अपोज करना चाहता है। इसके बाद यूएस जो कि इजराइल को सपोर्ट करता है, वहां की रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इसी की वजह से यहाँ पे यूएस जो है बहुत सारे आर्म्स एंड एमिनिशन सब यहाँ पे सप्लाई करता है इजराइल को। तो ये सारे के सारे देश हैं जो आपस में टर्मोइल में लगे हुए हैं। फिर इसके बाद पाकिस्तान और दूसरे ऐसे नेशन आ जाते हैं जो अपने रिलीजन और पॉलिटिकल और रीजनल डायनेमिक्स के चलते जो है कंफ्लिक्ट में बने रहते हैं। बात करें इजराइल की, तो इजराइल के साथ कौन है, यूएसए, और इनके अगेंस्ट कौन है, ईरान, हमास, हुतीज और हिजबुल्लाह। इसी तरीके से यहाँ पे ईरान है, ईरान जिसके साथ कौन कौन है, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान रेवोल्यूशनरीज, फिर इसके बाद प्रो ईरान शिया मिलिटेंट्स इन सीरिया एंड इराक, और इसके अगेंस्ट कौन है, वो है इजराइल, हमास, यूएसए, इस्लामिस्ट ग्रुप ऑफ सुन्नी, जैश अल अदल। ये सारे के सारे ग्रुप जो है मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट और इस तरीके से पॉलिटिकली पूरी यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स जो है वो सारी चलती रहती है। अब देखो जो जियोपॉलिटिकल अपहीवल चल रहा है पूरे वेस्ट एशिया के अंदर, ये कैसे अफेक्ट कर सकता है उन सभी एरियाज को एक बार देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, तो यहाँ पे जितने भी युद्ध होते हैं उनके अंदर सिविलियन कैजुअलिटी बहुत बड़े नंबर पे देखी जाती है। रीजनल इंस्टेबिलिटी यानी कि वहां का डेवलपमेंट और वहां कोई भी कंपनी जो है आना नहीं चाहती है। दूसरा ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट, अब ये जो सारे देश है ना जहां पे ये वेस्ट एशिया है, वहां पे रेड सी करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जहां से ऑयल सप्लाईज पूरे ग्लोबली कंजम्पशन के लिए वहां से ही जाती है।
तो अगर कंट्रीज आपस में लड़ रही होती है तो यहाँ पे ये रूट भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है और वहां पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होती है। यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन खराब होते हैं, सिक्योरिटी ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर ये सब चलता रहा तो इससे इंडिया को क्या अफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, इंडिया को अफेक्ट हो सकता है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी में। इंडिया जो है डिपेंड करती है बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्री पे उसकी ऑयल सप्लाईज के लिए, क्योंकि इंडिया जो है 40% अपना ऑयल जो है वेस्ट एशिया से मंगवाता है। अगर यहाँ पे इन सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर कोई भी यहाँ पे अपहीवल चलता है, कोई भी कंफ्लिक्ट चलता है, तो यहाँ पे इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी सप्लाईज टाइम पर मंगा पाए। और अगर सप्लाईज टाइम पर नहीं मिलेगी तो हमें दूसरे देशों पे रिलाई करना पड़ेगा और हो सकता है उस टाइम पे वो देश जो है अपनी क्वांटिटी के चलते हमें प्राइसेस ज्यादा दे। तो ये सारी की सारी चीजें इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा है इंडियन डायस्पोरा। आपको पता है बहुत सारे इंडियंस जो है इन सभी कंट्रीज के अंदर रहते हैं, और इंडियंस जो है यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है, जो दूसरे देशों के अंदर रह रहे हैं, वो करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर जो है इंडिया के अंदर भेजते हैं, और 55% ऑफ द कंट्रीज टोटल रेमिटेंस जो है इन सभी से इनफ्लो होता है। तो यहाँ पे ये भी लोग अफेक्ट होंगे, इनके जो वेजेस हैं, इनके जो इनको मिलता है वो सब भी अफेक्ट होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अफेक्ट होने वाली है वो है यहाँ पे इंडिया का एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट जिसको आईमैक कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे यूरोप के साथ कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा रूट डेवलप किया है जो कि इन सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज से होकर गुजरेगा, जिसके अंदर आपकी एक इजराइल भी है। ठीक है, और इजराइल क्या रहता है, हमेशा से न्यूज और सुर्खियों में बना रहता है ड्यू टू कंफ्लिक्ट और एनी अदर वॉर सिचुएशन। तो अगर ये सारे यहाँ पे कंफ्लिक्ट चलते रहे तो हमारा आईमैक कॉरिडोर जो है वो भी इसी तरीके से बंद रहेगा। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा कि ईरान ने अभी अटैक किया इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल ने जो है यहाँ पे काउंटर किया। तो इस तरीके की एक्टिविटीज से जो है ना हम कभी भी इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है हमारा उसको सुचारू रूप से नहीं चला सकते। तो यस, इंडिया भी जो है ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इंपैक्ट होता है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो देखो, ये जो पूरा वेस्ट एशियन रीजन है ना, ये हमेशा कंफ्लिक्ट से घिरा रहता है, चाहे हम बात करें सीरिया, येमेन या फिर दूसरे मिडिल ईस्ट के पार्ट की। अब यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप हैं, सभी की एथनिसिटी अलग है और बहुत सारे लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन कॉन्फ्लिक्ट देखने को बने रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी हैं जिससे कि इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सके, जैसे कि वेस्ट एशिया पीस प्लान, लेकिन वो भी अभी तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है क्योंकि वो बाकी दूसरे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर रहा है। तो खैर, आज की थी ये पूरी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप GK24 एप्लीकेशन से जुड़ते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलने वाला है इन करंट अफेयर के प्रिपरेशन में। और साथ ही अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके लिए है vocab24 का जो है यहाँ पे आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इसको आप डाउनलोड करना, चैनल पे आप जाना, यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश के सेक्शन को प्रिपेयर करने में। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।